नमस्कार दोस्तों, आज इस स्टॉक मार्केट एनालिसिस की सीरीज में हम जानेंगे एक स्पेशल एडवांस्ड लेवल टेक्निक किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने की। और हां, ये एक एडवांस्ड लेवल टेक्निक है जो हम टिकर के जरिए सीखेंगे, क्योंकि जब हम टिकर इस स्टॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म को बना रहे थे तो एम यही था। मुझे भी पता है कि बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो हम कैसे डिफरेंट होने वाले हैं। तो हमने इसीलिए टिकर में आप देखते हैं डीसीएफ कैलकुलेटर है, ईपीएस ग्रोथ कैलकुलेटर है, और इसी तरीके से एक और हमने एडवांस्ड एंटरप्राइज लेवल या कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में जिस तरह की टूल्स यूज करके रिसर्च होती है वैसा एक टूल ऐड किया है। और वो टूल आज मैं आपको यूज करना सिखाने वाला हूं, जिससे सच में आप एडवांस्ड एक्सपर्ट लेवल का एनालिसिस कर सकेंगे। तो मैंने इस सीरीज में आपको आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताया है, और जिस तरह पीई में मैंने बताया था कि हाई पीई अगर किसी कंपनी का है तो जरूरी नहीं वो कंपनी महंगी हो, उसी तरह आरओई भी अच्छा दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप उस कंपनी को ले लें, क्योंकि अच्छा आरओई भी कई बार आंखों का छलावा हो सकता है। हो सकता है आरओई दिख तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन असल में जब आप उसे इन डेप्थ एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो आरओई अच्छा दिख रहा है वो गलत आपको जानकारी दे रहा है, असली में वो आरओई अच्छा है नहीं। तो आरओई को आज हम ब्रेक डाउन करके एनालाइज करना सीखेंगे कि कब किसी आरओई को अच्छा माने। हो सकता है दो कंपनियां हो, दोनों में आरओई 25 का दिख रहा हो, लेकिन जब आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे और आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक का आरओई अच्छा है, दूसरे का नहीं है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस तरह के एनालिसिस को कैसे करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये एक एडवांस्ड लेवल का वीडियो है, इसीलिए अगर आपने मेरा आरओई वाला वीडियो नहीं देखा है, या बेटर ये है कि आप अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लें, तो मेरे रिटर्न ऑन इक्विटी वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आरओई वाले वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड पे और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे आरओई को ब्रेक डाउन करना डुपॉन्ट एनालिसिस के जरिए। अब ये डुपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है ये हम समझते हैं, और आई एम श्योर आपकी भी ये टूल बहुत मदद करने वाला है। अभी के लिए जरा ये सोचिए कि कोई कंपनी अपना आरओई कैसे बढ़ा सकती है। आरओई यानी एक बार जान लेते हैं कि पैसे पे आपने कितना पैसा बनाया। अगर आप अपनी कंपनी को शुरू किए 100 रुपए लगा के, यानी आपने कैपिटल लगाया इक्विटी के रूप में, क्योंकि आप अपनी कंपनी को लोन नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं, उसके बदले कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिली, तो ये इक्विटी है। तो अगर आपने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए और उसके बदले हिस्सेदारी ले ली तो इक्विटी हो गई 100 रुपए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि साल भर बिजनेस करने के बाद वो 100 रुपए पे आपने कितने रुपए कमाए। तो अब एक बिजनेस कैसा अपना आरओई बढ़ा सकता है? 2-3 तरीके हैं। शुरू के 2 तरीके बहुत सिंपल है। पहले, ज्यादा मुनाफे पे माल बेच के, कि मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उसे 150 पे बेचा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि मुनाफा मैं कम ही रखूं, 100 रुपए का खरीदूं, 110 में बेचूं, लेकिन 10 पीस बेच दूं। तो पहला तरीका है ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्रॉफिट पर यूनिट करके, और दूसरा तरीका है कि ज्यादा वॉल्यूम में सामान बेच के। ये 2 तरीकों से आरओई बढ़ता है। अब यहां पे देखिए एक तीसरा तरीका भी है, और इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको खुद का बिजनेस शुरू करना था, आपने उसमें 100 रुपए की इक्विटी लगाई। तो अब आपकी इक्विटी है 100 रुपए की, और आपने अपने दोस्त से भी 100 रुपए ले लिए कर्जे के रूप में। अब वो आपका दोस्त है तो आपसे वो ब्याज नहीं ले रहा, लेकिन साल भर के बाद आपको उसे पैसा लौटाना है। तो अब आपके पास 100 रुपए खुद के हैं जो इक्विटी है, और 100 रुपए अपने दोस्त के भी हैं जो डेट या कर्जा है। तो टोटल पैसे आपके पास इस साल थे 200 रुपए। तो 200 रुपए का आपने माल खरीदा और उसे आपने 220 रुपए में बेच दिया, यानी आपको 20 रुपए का मुनाफा हुआ। अब रिटर्न ऑन इक्विटी किस बात को जज करता है कि इक्विटी पे आपने कितना रिटर्न कमाया, कर्जे पे कितना रिटर्न कमाया, ये आरओसीई से पता चलेगा, इक्विटी प्लस कर्जा। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी से तो सिर्फ इक्विटी पे कितना रिटर्न आया। अब आपने 20 रुपए कमाए टोटल, अब आपने 200 रुपए लगाए, 220 रुपए कमाए, लेकिन वो 200 में से 100 रुपए तो कर्जा था जो इक्विटी का पार्ट ही नहीं है। इक्विटी का पार्ट केवल वो 100 रुपए है जो आपने लगाया। तो जब आप आरओई देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने 100 रुपए लगाए और आपने 20 रुपए कमा लिए, यानी 20% का रिटर्न, जो देख के अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसमें 100 रुपए कर्जे के भी थे। तो इमेजिन करिए आपका दोस्त आपको 100 रुपए देता ही नहीं, और आपके पास 200 नहीं, टोटल 100 ही रुपए होते। तो 200 रुपए का माल खरीद के आपने 220 में बेचा। हम
इमेजिन कर लेते हैं कि 100 रुपए का आप माल खरीदते तो उसे 110 पे बेच पाते, तो आपका आरओई केवल 10% का रहता। वो 10% से बढ़ के 20 इसलिए हो गया क्योंकि आपने इक्विटी के बराबर बराबर कर्जा भी ले लिया था, तो कर्जे से आपका आरओई बढ़ा हुआ दिख गया, जो कि सही नहीं है क्योंकि कर्जे से कंपनी का रिस्क बढ़ता है। तो बेसिकली डुपॉन्ट आपको यही बताता है कि किसी कंपनी का अगर आरओई बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे सिम्फनी का आरओई 5 साल पहले था 44%, 41 हुआ, 45 हुआ, 34 और 15, तो पिछले कुछ सालों में इसका आरओई बहुत ही अच्छा था। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी का आरओई चढ़ रहा किस कारण से है, क्या वो कारण है जिस कारण आरओई बढ़ रहा है या गिर रहा है। जैसे कई बार अगर आरओई एकदम से बढ़े तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि कहीं इस कंपनी में कर्जा तो नहीं बढ़ गया और कर्जे के पैसे से धंधा करके कंपनी अपना आरओई बढ़ा रही है, तो वैसे में आरओई बढ़ाना रिस्की है। या फिर कंपनी के मार्जिन्स बढ़े हैं या कंपनी का ज्यादा माल बिक रहा है, उस कारण आरओई बढ़ा है। तो आरओई क्यों बढ़ा है या क्यों गिरा है, ये देखना बहुत जरूरी है और इसमें हमारी मदद करता है डुपॉन्ट एनालिसिस। तो चलिए अब मैं आपको हेड बाय हेड इस कंपनी के एग्जांपल के जरिए इसे समझाता हूं। देखिए आरओई दिख रहा है कि इस साल एकदम से कम हो गया। क्यों हो गया एकदम से कम, क्या कारण है? पहला, नेट मार्जिन। तो पिछले कुछ सालों में नेट मार्जिन 25%, 29%, 26% था। पिछले साल ये मार्जिन कम होके 19% हो गया। तो एक कारण तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आरओई 34 से 15 हो गया क्योंकि मार्जिन इतना गिर गया। लेकिन मार्जिन गिरा 26 से 19 और आरओई आधे से भी कम हो गया, तो ये अपने आप में पूरा कारण नहीं है, कुछ ना कुछ कारण और होगा। तो चलिए और कारण देखते हैं। देखिए जो चीजें हमने बोल्ड की हुई है, नेट मार्जिन हो, एसेट टर्नओवर हो या लीवरेज मल्टीप्लायर हो, ये सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर्स सबसे जरूरी है और इसलिए इन 3 फैक्टर्स को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगला कारण हो सकता है एसेट टर्नओवर का। क्या ये कम हुआ? बिल्कुल, एसेट टर्नओवर भी काफी कम हो गया। 2015 के मुकाबले तो ये आधा हो गया। तो एसेट टर्नओवर कम होना ही मेजर फैक्टर है जिस कारण इस कंपनी का आरओई गिरा। अब एसेट टर्नओवर क्या होता है? एसेट टर्नओवर को हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 रुपए के एसेट्स हैं, एसेट यानी प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, जमीन, जो भी वो चीज जिससे आप बिजनेस का माल बनाने में आपको मदद मिलती है, तो अगर आपके पास 1 रुपए का एसेट है, उसके पीछे आप कितने रुपए का माल बेचते हैं। यानी सिम्फनी के पास अगर 1 रुपए का एसेट था 2017 में, तो वो 1 रुपए 30 पैसे का माल बेच पा रहा था, और इस बार 1 रुपए के एसेट के पीछे वो केवल 67 पैसे का माल बेच पा रहा है। यानी वो अपने एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब इसको जरा समझते हैं कि इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ। अब आप इसे जरा सोचिए, अगर पहले कोई कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट थे और वो 130 रुपए का माल बेच रही थी और इस साल वो केवल 70 पैसे का सामान बेच रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्लियर मतलब ये है कि पहला, या तो कंपनी को अब ज्यादा माल बेचने में दिक्कत आ रही है, यानी वॉल्यूम जनरेट करने में दिक्कत आ रही है, या सेकंड, कंपनी ने एकदम से बहुत सारे एसेट्स बढ़ा लिए हैं और अभी सेल्स उसके हिसाब से बढ़ी नहीं है। ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा दिखेगा कि एकदम से सेल्स कम हुई मार्च 2019 वाले ईयर में, तो मैं सिर्फ ये नहीं मान के बैठ जाऊंगा कि मतलब सिम्फनी के कूलर तो अब बिकते ही नहीं, ये मान लेना गलत होगा। मैं ये भी देखूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहले उस कंपनी के पास 100 रुपए के ही एसेट थे और अब उसने एक नया प्लांट खोल लिया है, तो अब उसके पास 150 रुपए के एसेट हैं और इस कारण ज्यादा एसेट्स हो गए हैं। क्योंकि नया प्लांट खड़ा हो गया तो एकदम से सेल्स होने लगेगी, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए हो सकता है कि केवल 1 साल ऐसा हो रहा है कि सेल्स कम दिख रही है और फिर से ये इंप्रूव हो जाएगी। तो दोनों कारण हो सकते हैं, या तो कंपनी ने एक बड़ा एसेट नया तैयार कर लिया है जिसके कारण एसेट बेस बड़ा हो गया है और उसके मुकाबले सेल्स कम दिख रही है, या फिर सच में कंपनी माल नहीं बेच पा रही। तो देखो, जो 2 मैंने फैक्टर्स आपको बताए थे कि कंपनी क्या ज्यादा मुनाफे पे बेच पा रही है, नहीं, कंपनी अब कम मुनाफे पे माल को बेच पा रही है। पहले 30% के आसपास के मुनाफे पे बेचती थी, अब केवल 19% के मुनाफे में बेच रही है। तो जो 2 मेजर तरीके हैं कि या तो आप ज्यादा प्रॉफिट पे चीज को बेचो या आप ज्यादा क्वांटिटी में चीज को बेचो, सिम्फनी में दोनों ही उसका उल्टा हो रहा है। वो अब कम मुनाफे पे बेच रही है और अब कम माल भी बेच रही है। तो ये 2 मेजर इतने बड़े कारण हो गए जिसके कारण आरओई एकदम ड्रास्टिकली गिर गया। और ये वो तीसरा फैक्टर है लीवरेज मल्टीप्लायर। ये आपको बताएगा
कि क्या कंपनी में डेट के कारण आरओई बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर आपको किसी कंपनी में दिखे कि नेट मार्जिन तो लगभग उतना ही है, एसेट टर्नओवर भी लगभग उतना ही है, आरओई बढ़ गया, और फिर आपको दिखे कि लीवरेज मल्टीप्लायर एकदम से बढ़ गया है, मतलब समझ लीजिएगा कि कंपनी ज्यादा डेट ले रही है, ज्यादा कर्जा ले रही है और उस कारण उसका आरओई बढ़ रहा है, और उस केस में मैं इस बढ़ते आरओई को लेके बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। उस केस में मैं ये मान लूंगा कि कंपनी का आरओई अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिए, अच्छा आरओई अच्छा वाकई में तभी है अगर वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के कारण बढ़े या वो एसेट टर्नओवर के कारण बढ़े, ना कि लीवरेज मल्टीप्लायर के कारण बढ़े। तो अब हम एक और चीज इस कंपनी में देखते हैं। अभी अभी मैंने ये बोला कि एसेट टर्नओवर गिर रहा है, यानी कि हो सकता है कि कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही। और अब एक और बहुत जरूरी चीज, मैंने आपको बताया कि एसेट टर्नओवर गिरने के दो कारण हो सकते हैं, या तो माल कम बिक रहा है या फिर कोई नया एसेट खड़ा हो गया है, कोई नया प्लांट, कोई नई मशीनरी अभी अभी खरीदी है। तो इसको हम एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं पिछले साल का सेल्स देख के कि पिछले साल सेल्स गिरी या बढ़ी। तो ये देखने के लिए आप रेशोज सेक्शन में जा सकते हैं और यहां पे सेल्स ग्रोथ में 1 ईयर में देखिए सेल्स हो गई -23%। यानी इसी चीज से मुझे ये क्लियर हो गया कि सिम्फनी के केस में जो ये एसेट टर्नओवर गिरा है, ये नया एसेट खरीदने के कारण नहीं हुआ। उस केस में तो चलो अच्छा रहता कि आगे जाके सेल्स भी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम ये हुई कि सच में इस कंपनी की सेल्स ही कम हो गई, जिस कारण एसेट टर्नओवर कम हुआ है। तो इस तरीके से हर वो टूल जो आपको एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए चाहिए, वो हमने टिकर में दिया हुआ है। अगर आपने कुछ आज अच्छा सीखा, नया सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी कुछ इन डेप्थ और नया सीख सके। और हाँ, आप अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाने के लिए फिनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी, जहां हर रोज हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया और इंफॉर्मेटिव लाते रहते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।